तेजस्वी का मछली खाते हुए यह वीडियो जो है वो नवरात्रि से पहले का है, मगर भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र इस पर दुष्प्रचार कर रहा है। आखिरकार तेजस्वी यादव को सामने आना पड़ा यह बताने के लिए कि नवरात्रि से पहले का वीडियो है। राहुल गांधी को आखिरकार सामने आना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर उनका पूरा प्रचार तंत्र, पूरा गोदी मीडिया यह बतलाने में लगा हुआ था कि किस तरह से कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो आजादी से पहले के मुस्लिम लीग का है। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो 400 सीटें हासिल कर रही है, तो क्या आपको लोगों को बांटकर, झूठ बोलकर, हिंदू मुस्लिम करके ही आप वो 400 सीटें हासिल कर पाएंगे? जाहिर सी बात है, वो 400 सीटें आप तभी हासिल कर पाएंगे जब आप देश की जनता में एक झूठी असुरक्षा पैदा करेंगे, एक डर पैदा करेंगे। और यही वजह है कि चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी, दोनों के बारे में भाजपा झूठ बोल रही है, दुष्प्रचार कर रही है। और आज इस कार्यक्रम के जरिए वो मैं प्रमाणित करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहता हूं तेजस्वी यादव का वो वीडियो जो वायरल हो रहा है। जी हां, वो अपने एक और सहयोगी के साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठे होते हैं और वहां पर वो ये बतलाते हैं कि वो किस तरह से मछली और रोटी खा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा इस ट्वीट में तारीख लिखी हुई है, यानी कि नवरात्रि से पहले की तारीख है ये। मगर फिर भी इस वीडियो को भाजपा वायरल कर रही है और ये बता रही है कि हिंदू धर्म की मान्यताओं का अपमान किया गया है। मैं चाहूंगा आप इस पूरे वीडियो को देखिए और फिर मैं तेजस्वी यादव ने इस पर क्या कहा है उसकी प्रतिक्रिया आपको सुनाऊंगा। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं। और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके। और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते हैं कि मछली खिलाया आज इन्होंने। और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे? नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है। इसका नाम है चेचरा और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर में ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। आपको भाजपा और इनके प्रचार तंत्र, खासतौर से गोदी मीडिया की बौखलाहट की वजह को समझना पड़ेगा। आज की तारीख में तेजस्वी जहां जा रहे हैं उन्हें शानदार प्रतिक्रिया मिल रही। उन्होंने जो जन विश्वास यात्रा की थी, वो जहां जहां जा रहे थे भीड़ उमड़ रही थी। और भीड़ जो आ रही थी उसमें युवाओं की तादाद थी। और ये युवा जो हैं किसी जाति, किसी धर्म से बंधे हुए नहीं थे। सभी धर्मों के युवा उन्हें देखने के लिए आ रहे थे। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने गोविंदा के गाने का जिक्र किया कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके पलट जाते हो, किस तरह से जनता से वो संवाद कायम कर रहे हैं। और देखिए जनता उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है। भाजपा दरअसल इस बात को लेकर बौखलाई हुई है। इस वीडियो को देखिए, अपने पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। अरे तुम तो अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अरे रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता से लूट गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अब यही है असली चेहरा भाजपा का।
यही है। अब फिर से इस वीडियो पर आते हैं जहां तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बाकायदा यहां पर तारीख लिखी हुई है 8/4/2024। वो कह रहे हैं कि चुनावी भगदड़ के बावजूद, व्यस्तता के बावजूद हम खाना खा रहे हैं। अब इसी वीडियो पर भाजपा ने दुष्प्रचार किया, ये कहते हुए कि भाई नवरात्रि के दौरान उन्होंने मछली खाई है और यह हिंदू धर्म का अपमान है। सरासर झूठ। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भाजपाइयों और गोदी मीडिया के भक्तों के आईक्यू का टेस्ट लेने के लिए हमने ये वीडियो डाला था और हम अपनी सोच में सही साबित हुए। ट्वीट में दिनांक यानी डेट लिखा हुआ है, लेकिन बेचारे अंध भक्तों को क्या मालूम, आखिर में साहनी जी द्वारा मिर्ची लगने का भी जिक्र किया गया है। मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं दोस्तों। तेजस्वी यादव कौन है? एक राजनेता है, और एक राजनेता की क्या कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करें। क्या बिहार एक मुस्लिम बाहुल इलाका है? बिल्कुल नहीं है। क्या बिहार एक बांग्ला भाषी बाहुल इलाका है? बिल्कुल नहीं है। कहने का अर्थ क्या है? बिहार एक हिंदू बाहुल इलाका है, एक हिंदू बाहुल राज्य है। आपको लगता है कि राजनेता जो वोट हासिल कर रहा है वो जानबूझकर हिंदुओं का अपमान करेगा? कभी कभी तो अपनी इस बैल बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। आप में से जो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने हिंदू धर्म का जानबूझकर अपमान किया है, अरे भाई चुनाव का मौसम है, वो ऐसा क्यों करेंगे? क्या तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं कि वो अपना ही नुकसान करें ताकि बीजेपी को फायदा हो? कभी कभी मुझे लगता है कि दर्शकों को, खासतौर से जो लोग इस वीडियो से नाराज हैं, उन्हें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं इस कड़ी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर भाजपा जब इस तरह से प्रचार करती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है भाजपा यह सोचती है कि जनता जो है ना वो मूर्ख है, नासमझ है। मैं जानता हूं 10 साल से आप देश की जनता को धर्म का धतूरा चटा रहे हैं। आप कुछ भी बोलते रहेंगे, आपको लगेगा कि जनता उस पर विश्वास कर लेगी, और कुछ मामलों में कर भी रही है। मगर मैं फिर जनता से पूछ रहा हूं, अगर इस वीडियो को आधार बनाकर यह कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है और हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है, तो माफ कीजिएगा, द जोक इज ऑन यू। मजाक आपका बनाया जा रहा है, आप जो हमारे इस देश के हिंदू हैं। यह वीडियो नवरात्रि से पहले का है। और मैं कुछ और पूछना चाहता हूं आपसे दोस्तों। दुर्गा पूजा के दौरान जो बांग्ला भाषी लोग हैं वो नॉनवेज खाते हैं। बंगालीज में वेजिटेरियनिज्म यानी शाकाहार नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में भी मांस मच्छी खाते हैं। तो क्या भाजपा अब उसके खिलाफ भी आंदोलन करेगी? क्या वो बांग्ला भाषियों को हिंदू विरोधी बताएगी? वो बंगाल जहां उससे छप्पर फाड़ सीटें पिछली बार मिली थी, वो टीएमसी से कुछ ही पीछे थी। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बांग्ला भाषी लोग, क्या बंगालीज जो हैं वो हिंदू विरोधी हैं क्योंकि वो लोग दुर्गा पूजा के दौरान मांस मच्छी खाते हैं? सबसे पहली बात दोस्तों, ये देश एक बहुत बड़ा देश है, विविधताओं का देश है। यहां पर अलग अलग लोग रहते हैं, उनकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। सब अपनी अपनी परंपराओं का अनुसरण करते हैं, सबकी अपनी संस्कृति है, सबकी अपनी सोच है, सबके अपने धार्मिक चलन है। सब अपने हिसाब से जिंदगी बिता रहे हैं, और खूबसूरत बात, पिछले 75 सालों से हम ऐसे ही जी रहे हैं। भाजपा ये खत्म करना चाहती है। वो चाहती है कि आप और हम सब एक ही सोच रखें, जो गलत है, जिससे इस देश की खूबसूरती ही खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कुछ गलत नहीं किया। दोस्तों, आपको तेजस्वी यादव को लेकर भाजपा की बौखलाहट को समझना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के परिवार पर भाजपा लगातार हमला बोल रही है। गिरिराज सिंह ने उनके डीएनए, उनकी पैदाइश पर सवाल उठाया। बाप बेटी के रिश्ते यानी लालू और रोहिणी के रिश्ते पर सम्राट चौधरी, जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अश्लील बयान दिया। मगर तेजस्वी अब भी मुद्दे पर बने हुए हैं, और कल एक बार फिर उन्होंने कहा कि मुद्दा है नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं के सामने जो चुनौतियां हैं वो है मुद्दा। भाजपा इसीलिए तो चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, क्योंकि वो मुद्दों को भटकाना चाहती है, और जवाब जनता को देना पड़ेगा कि वो सतही मुद्दों पर, वो मुद्दे जो मुद्दे हैं ही नहीं, उस पर वोट देना चाहती है, या उन मुद्दों पर जिसका जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आज गरीबी इतनी चरम पर है, बढ़ गया है कि 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज बांटा जा रहा है।
बेरोजगारी इतनी बड़ी है, इसलिए विगत 46 वर्षों में बेरोजगारी ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप देखेंगे भयानक आंकड़े मेरे सामने हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO, यानी हिंदी में हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बेरोजगारी की रिपोर्ट और ताजा आंकड़ों में मुताबिक आज देश के बेरोजगारों में से 83% युवा है, यानी 83% जो है युवा है। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर जो है 65.5% है, यानी जो पढ़े लिखे युवा है उसमें भी 65.5% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ देखिएगा, गांव में आत्मा बस्ती है, ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 17.5% युवा के पास काम है, यानी भारत की आत्मा जहां गांव में बसती है 82% युवा गांव के हमारे देश में बेरोजगार है। आज तक मोदी जी ने इन आंकड़ों के बारे में नहीं बताया, हम आपको बताना चाहते हैं। और ये कोई मेरा आंकड़ा नहीं है, ये ILO का आंकड़ा है। और आप लोगों को समझना पड़ेगा, अपने विवेक से काम करना पड़ेगा। मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति की बात है। इसलिए मोदी जी कहते हैं लगातार 400 पार की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी ना नौकरी की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना छात्र नौजवान की बात करते हैं, ना किसान मजदूर की बात करते हैं, ना गांव और गरीब की बात करते हैं। मोदी जी ना शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, स्कूल अस्पताल के बारे में नहीं बात करते। फिर किस बात पर देश की जनता 400 पार करेगी? अगर मोदी जी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो 400 क्या 100 भी पार नहीं हो पाएगा। इसलिए मोदी नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। इन मुद्दों पर भाजपा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। जिन मुद्दों का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं उस पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। यही वजह है कि राहुल गांधी पर हमला किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई कांग्रेस का घोषणा पत्र आजादी से पहले के मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। मैंने वो घोषणा पत्र पढ़ा है दोस्तों, उसमें राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ संविधान की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों माइनॉरिटीज को लेकर जो भी सुविधाएं देने की बात की है, संविधान के तहत वो तमाम चीजों का जिक्र किया जा रहा है और मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले राहुल गांधी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। इतिहास गवाह है कि किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा। कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ खड़ा था। जब भारत की जेलें कांग्रेसी नेताओं से भर गई थीं, तब कौन देश को बांटने वाली ताकतों के साथ राज्यों में सरकार चला रहा था। राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। राहुल गांधी यहां जिक्र कर रहे हैं जिन्ना की मुस्लिम लीग का, और मैं आपको बता दूं कि जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सिंध और बंगाल दोनों जगह सरकार चलाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ दो संस्थाएं थी, जिन्ना की मुस्लिम लीग और आरएसएस, और जो बाकी आरएसएस से जुड़ी संस्थाएं थी, चाहे वो हिंदू महासभा हैं, चाहे वो आरएसएस है या तमाम जो ऐसी संस्थाएं। सावरकर उसके खिलाफ थे। सावरकर तो सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ भी थे। वो तो अंग्रेजों की सेना में लोगों को भर्ती करने की अपील कर रहे थे। लिहाजा जो लोग सावरकर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना हीरो मानते हैं, उन्हें सवाल का जवाब देने की जरूरत है कि मुस्लिम लीग से करीब किसकी सोच है। मुस्लिम लीग भी टू नेशन थ्योरी में विश्वास करते थे और सावरकर को भी अगर आप पढ़ें, वो भी टू नेशन थ्योरी में विश्वास कर रहे हैं। मगर बड़ा सवाल यह दोस्तों कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को बार बार यह क्यों कहकर बतलाया जा रहा है
कि इस पर मुस्लिम लीग की छाप है, जबकि उस घोषणा पत्र में जो भी ऐलान किया गया है वो देश के संविधान के हिसाब से किया गया है। हाथ कंगन को आरसी किया। आइए उस घोषणा पत्र के तमाम पहलुओं को पढ़ते हैं और यह फैसला आप करें, आप जो इस देश की जनता हैं, कि क्या यह हिंदू विरोधी है, क्या यह मुस्लिम परस्त है, क्या यह आजादी से पहले जो है मुस्लिम लीग की सोच से मेल खाता है। चलिए गौर करते हैं दोस्तों उस पर। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने बाकायदा यह ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने चुनौती दी है भाजपा को कि बताएं कि किस तरह से आजादी से पहले की मुस्लिम लीग से मेल खाता है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है, एक एक करके। कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। भाई सीधी सी बात है, अगर भाजपा अपने मैनिफेस्टोज में माइनॉरिटीज की बात ही नहीं करता, और माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटीज में ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं। और आप जानते हैं जब सिख लोग सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे तो उनके बारे में भाजपा और उनके प्रचार तंत्र ने किस तरह से खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो अगर आप माइनॉरिटीज को टिकट नहीं देना चाहते हैं, उनकी इज्जत नहीं करना चाहते हैं, तो क्या बाकी दल भी ना करें। मगर आपने देखा संविधान के हिसाब से कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बात रख रही है। सबसे बड़ी बात, ऐसे में देश का अपमान कहां है, हिंदू धर्म का अपमान क्या है। हिंदू धर्म संविधान विरोधी नहीं है भाई। आगे देखते हैं। कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता देगी, बढ़ावा देगी। यह नहीं कहा जा रहा है कि नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। जेपी नड्डा गलत बयानी कर रहे हैं कि साहब किस तरह से आरक्षण दिया जाएगा धार्मिक तौर पर। गलत, झूठी बात, यह बात कहीं नहीं लिखी गई है। मगर जेपी नड्डा साहब को लगता है कि अपने व्हाट्सएप मशीनरी के जरिए यह झूठ बोला जा सकता है। आगे देखते हैं साहब। कांग्रेस विदेश में अध्ययन करने के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी। सीधा सा सवाल, अगर हमारे देश के माइनॉरिटीज सभी लोग विदेशों में जाकर पढ़ें, पढ़ लिख के देश का नाम रोशन करें, तो देश ही का तो नाम रोशन हो रहा है ना भाई। आगे देखते हैं साहब। अल्पसंख्यक अपने मानवीय और नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है। कांग्रेस आसान ऋण प्रदान करने वाली नीति बनाएगी। कांग्रेस ये ऋण बनाने वाली नीति तो सबके लिए बना रही है। महिलाओं के लिए 5 न्याय, युवाओं के लिए 5 न्याय, किसानों के लिए 5 न्याय, और यह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है या सिखों के लिए नहीं है, सबके लिए किया गया है। आगे पढ़ते हैं। कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। यह देश संविधान के हिसाब से चलता है जहां धर्म के आधार पर भेद नहीं किया जाता। तो इसमें मैं फिर समझना चाहता हूं क्या गलत है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस अपनी इस घोषणा पत्र में धर्म और धार्मिक सोच को उदार करने की बात कर रही है। वो मुसलमान या इस्लाम को रूढ़िवादी सोच की तरफ नहीं ले जाना चाहती। पढ़ के मैं आपको सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधारों को बढ़ावा देगी। ये सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति के किए जाएंगे। व्यक्तिगत कानून यानी पर्सनल लॉज में सुधार, रिफॉर्म। क्या गलत है इसमें? वो ने पीछे तो नहीं ले जा रहे हैं ना, आगे ही ले जा रहे हैं। पर्सनल लॉज में एक लिबरल सोच लाना चाहते हैं, एक खुली सोच लाना चाहते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है मैं समझना चाहता हूं। मैं फिर आपसे समझना चाहता हूं, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो धर्मनिरपेक्ष है, जो सबकी बात कर रही है, अगर उसने माइनॉरिटीज का जिक्र किया है तो इसमें क्या गलत है? क्या देश के मुसलमान और सिख इस देश के नागरिक नहीं हैं? मैं उस सोच के बारे में समझना चाहता हूं जो इसका भी विरोध कर रही है, जो संविधान के हिसाब से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप भाषा देखते रहें
कांग्रेस एक वीडियो को वायरल कर रहा है जहां प्रधानमंत्री का एक रोड शो चल रहा है और रोड शो चलने के दौरान मंच टूट जाता है उन लोगों का जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां से गुजर जाते हैं, वो अपनी गाड़ी को कहीं नहीं रोकते हैं। तो क्या इस वीडियो को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रधानमंत्री जो हैं वो संवेदनहीन है? ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। मगर कल्पना कीजिए प्रधानमंत्री की जगह अगर राहुल गांधी होते तब क्या होता? तब प्राइम टाइम भर जाता राहुल गांधी की संवेदनहीनता को देखते हुए। मगर यह वीडियो जो चल रहा है इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है दोस्तों। उल्टा कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ जहरीले बोल। सबसे पहले पलटूबाज आचार्य प्रमोद कृष्णन, राहुल गांधी को पाकिस्तान के रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस का न्याय पत्र देखकर लगता है कि यह मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस है, ये गांधी या खड़गे की कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है। अरे मान्यवर, पहले यह तो बताइए कि मुस्लिम लीग के साथ किसने सरकारें बनाई थी? यानी कि मौका परस्त तो आप हैं ही, क्या अब आप इसका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं? आगे देखिए साहब, हेमंत बिश्व शर्मा, यह तुष्टीकरण की राजनीति है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसा लगता है कि जैसे कि भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के चुनाव के लिए। हर जगह वही भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे भाजपा के नेता हो या उनके चाटुकार मसलन आचार्य प्रमोद कृष्णन। फिर हर चीज में पाकिस्तान को घसीटना। ये महाशय हैं रामेश्वर शर्मा। दिग्विजय सिंह का बोरिया बिस्तर बांधकर उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। उन्हें इस्लामाबाद या लाहौर में जगह मिलेगी क्योंकि उनके प्रशंसक अब एमपी में नहीं लेकिन पाकिस्तान में हैं। फिर शुभकरण चौधरी का बयान, जो हिंदू है, धार्मिक है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वोट देता है तो वो देश का गुनहगार है, देशद्रोही है। चुनाव आयोग अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग जाइए। इन तमाम बयानों में धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप इन भड़काऊ बयानों पर कब कार्रवाई करेंगे? प्रधानमंत्री से लेके राज्यवर्धन राठौर से लेके अरुण गोविल से लेके राजेश मिश्रा से लेके सब धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मगर आप खामोशी अख्तियार क्यों है? और आप फटकार लगाते हैं रणदीप सुरजेवाला और सुप्रिया श्रीनेत को महिला विरोधी बयान देने के लिए, या कांग्रेस पर फटकार लगाते हैं, या आम आदमी पार्टी पर फटकार लगाते हैं। कम से कम छलावा ही सही, दिखावा ही सही, ये बताने की कोशिश करें कि ये देश एक लोकतंत्र है और आप एक संवैधानिक संस्था। क्षमा कीजिएगा कि आपको शर्म बिल्कुल नहीं आएगी, मगर यह मेरी गलतफहमी है कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शर्म आएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।